दक्ष अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए अंतरा के पास जाने की कोशिश करने लगा, तो अंतरा के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो अपने हाथ दक्ष की तरफ बढ़ाती है, जिसे देखकर दानिश की भौहें तन गईं और वो दक्ष को घूरते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम उसके पास अब से नहीं रहोगे। तुम बड़े हो रहे हो, अब तुम्हें उसके करीब नहीं रहना। ये कहकर दानिश उसे अपने साथ अंदर ले जाने लगा। वहीं दक्ष अंतरा को ना पाकर दानिश को गुस्से से घूरने लगा। दानिश के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई। वहीं अंतरा लाचारी और खुन्नस में दानिश को घूरती हुई उसके पीछे पीछे जाने लगी। दक्ष ने अब रोना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर अंतरा दानिश से दक्ष को लेते हुए बोली, आप अपने ही बच्चे से इतना जलन क्यों रखते हैं? अभी छोटा है ये, इसे जरूरत है मेरी। दक्ष अंतरा की गोद में जाते ही तुरंत चुप हो गया और दानिश को घूरने लगा। दानिश की आईब्रो ऊपर उठ गई। दक्ष को देखकर वो उसे बुरी तरह देखते हुए बोला, यू सिली बॉय, घूरना बंद करो मुझे। दानिश इसके आगे अपनी बात अधूरी छोड़ते हुए अंतरा को घूरते हुए बोला, और तुम उसकी साइड लेना बंद करो। तुम्हें पता नहीं है कि ये किस तरह का है। हाँ तो बेटा तो आपका ही है, टेढ़ा और कॉम्प्लिकेटेड तो होगा ही ना, बिल्कुल आपके जैसे। तभी तो मुझे आज तक आप समझ नहीं आए, और कभी कभी तो दक्ष भी समझ नहीं आता। अंतरा दानिश को ही सुनाते हुए बोली और दक्ष को लेकर वहाँ से चली गई। वहीं दानिश अंतरा की बात सुनकर बस अपने दांत पीसते हुए उसे बस जाता देखता रह गया। कुछ समय बाद दानिश पैलेस से जा चुका था। पाखी और अंतरा मंदिर में थी और आज रात होने वाले जगराते के लिए तैयारी कर रही थी। देविका और बिपाशा जी सारे आसपास के लोगों और कुछ गेस्ट को कॉल करके इनवाइट कर रही थी रात के लिए। आज सारी रात सब जागने वाले थे। दानिश कल लॉस एंजलिस जाने वाला था, आज रात वो घर पर ही था। देविका जी तभी रेयान का नंबर भी डायल करती हैं और उधर से रेयान ने कॉल पिक किया और रिस्पेक्ट से बोला, हाँ दादी जी बोलिए। देविका जी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा आज घर में जगराता है और हम अपने सभी खास लोगों को बुला रहे हैं, तो सोचा तुम्हें भी बुला लें। अगर तुम काम ना कर रहे हो तो आ जाना। दादी की बात पूरी होती उससे पहले ही रेयान बोला, हाँ हाँ दादी जी, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। इनफैक्ट आप अभी कहें तो मैं चला आता हूँ। उसकी हाँ सुनकर देविका जी हंसते हुए बोली, अरे नहीं नहीं बेटा, अभी नहीं, तुम रात को आना। अभी अपना आराम से काम करो। उधर से फिर रेयान कुछ देर बात करके कॉल कट कर देता है। यहाँ मंदिर में बैठी अंतरा दादी की बात सुनकर मुंह बनाकर बोली, इसका मतलब आज वो लकड़बग्घा भी आ रहा है। हे भगवान, बस दानिश के सामने उस रात जैसा कुछ ना हो, मुझे तो यही डर लगा रहता है। पाखी जो अंतरा की बात सुन रही थी वो उससे बोली, भाभी आप किससे परेशान हो रही हैं? और कौन आ रहा है? दादी ने किसे बुलाया है? अंतरा उसकी बात सुनकर कुछ सोचते हुए जबरदस्ती स्माइल करते हुए बोली, वो पाखी एक मेरे कॉलेज के सीनियर हैं जिन्हें दादी बुला रही हैं, तो मुझे उनसे थोड़ा डर लगता है, इसलिए मैं परेशान थी। बाकी और कोई बात नहीं है। ये कहकर वो पूजा की थाल लेकर मंदिर में चली गई। वहीं पाखी उसकी बात सुनकर फिर अपना सर हाँ में हिलाते हुए बकेट में लेटे दक्ष को देखने लगी, जो इस समय अपने मुंह में फिर से तुलसी की माला को भर रहा था। वो वहीं लेटा हुआ था। पाखी ने ये देखकर हंसते हुए उसके मुंह से माला अलग किया और उसका टॉय पकड़ा दिया, पर दक्ष टॉय से नहीं खेलता था, जिस वजह से वो उसे बार बार नीचे गिरा रहा था। अंतरा फिर ये देखकर उसके मुंह में दूध की बोतल लगाती है और उसे सुलाने लगी, क्योंकि वो दक्ष के जगे रहने पर काम नहीं कर पा रही थी। दक्ष परेशान कर रहा था और कुछ ही देर में दक्ष सो गया। तो अंतरा पाखी के साथ जगराते के लिए सारा काम देखने लगी। इसी तरह देखते ही देखते शाम हो गई और जगराते का भी समय हो गया। शाम का वक्त, इस समय सारे बुलाए गए गेस्ट आ रहे थे जगराते में। मंदिर में सभी के बैठने का इंतजाम किया गया था और वहीं सब बैठ रहे थे। पाखी और अंतरा सभी गेस्ट को अटेंड करते हुए उन्हें पानी और चाय सर्व करवा रही थी। तभी बाहर रेयान की कार आकर रुकी और वो अपने हाथों में फ्रूट्स का पैक्ड बास्केट लेकर बाहर निकला। उसने इस समय रेड कलर का डिसेंट सा कुर्ता पहन रखा था, जिसमें वो काफी स्मार्ट लग रहा था। रेयान पैलेस के अंदर आया तो हॉल में ही बिपाशा जी उससे मिली। रेयान ने उसके पैर छूकर उनसे अच्छे से बातें की और उन्हें वो फ्रूट्स बास्केट दिया, जिसे देखकर बिपाशा जी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा इसकी क्या जरूरत थी, तुम ऐसे ही आ सकते थे। रेयान उनकी बात पर बोला, नहीं आंटी, खाली हाथ किसी के घर नहीं जाना चाहिए। मेरी दादी ऐसा कहा करती थी, इसलिए आप इसे रख लीजिए। बिपाशा जी फिर आगे कुछ नहीं कहती
और उसे मंदिर की ओर जाने का इशारा करती हैं। रियान उस ओर चला गया और तभी अथर्व की कार भी पैलेस के बाहर आकर रुकी और वो भी अंदर आया। उसे भी बुलाया गया था। कुछ ही देर में करण और शिवम के साथ ऋतिक भी पैलेस में आया। वहीं कुछ ही समय में श्रेया भी आई। सारे लोगों को इनवाइट किया गया था और सभी खुश भी लग रहे थे। रियान मंदिर में देविका और बाकी सभी से मिलकर इधर उधर अपनी नजरें घुमाता है। उसे अंतरा को देखना था। इसी के चक्कर में वो ऊपर स्टेयर्स की तरफ देखते हुए मंदिर से बाहर निकल रहा था। तभी वो किसी से टकराया और संभलते हुए खड़ा होकर गुस्से से उस इंसान को देखने लगा। तो सामने खड़ी पाखी, जो मंदिर के लिए सामान लाने गई थी, वो रियान से टकराकर खुद को संभालते हुए खड़ी हुई और बिना उसे देखे जल्दी से बोली, ओह सॉरी, मैंने जल्दी में देखा नहीं। ये कहकर पाखी सामने रियान को जब देखती है तो वो एकटक उसे देखती रह गई। वहीं दूसरी तरफ श्रेया दक्ष को अपनी गोद में लिए अंतरा के साथ बैठी हुई थी लिविंग एरिया में और वो हंसते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। दक्ष बस शांत होकर टुकुर टुकुर उन्हें देखे जा रहा था। वहीं दूसरे लिविंग एरिया में शिवम, ऋतिक, करण और अथर्व एक साथ सोफे पर बैठे हुए थे। अथर्व के चेहरे पर कुछ भाव नहीं था। वहीं शिवम उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें पहले ही पता था कि अगर तुम दानिश के साथ कुछ भी गलत करने का सोचोगे तो वो उल्टा तुम्हारे साथ ही उससे बुरा कर देगा। इसके बावजूद भी तुमने किसी के साथ मिलकर ये सब किया, वो भी सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए। अब भुगतो। अथर्व शिवम की बात सुनकर गुस्से से बोला, हाँ तो उसे मेरा प्रोजेक्ट लेने की जरूरत ही क्या थी? मुझे जो समझ आया उस समय मैंने वो किया और मुझे उसका अफसोस नहीं है। उसकी बात सुनकर करण हंसते हुए बोला, पर दानिश के कामों के निशान तुम्हारे चेहरे की थकान से ही पता चल रही है कि तुम काफी परेशान हो चुके हो अपनी प्ले गर्ल से। उसकी बात पर सभी हंसने लगे। अथर्व अपनी मुट्ठी बनाते हुए बोला, हाँ, मुझे उससे पीछा छुड़वाना है। मैं हर रात उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। मेरी भी जिंदगी है, मैं भी अच्छे से सेटल होना चाहता हूँ। अथर्व की बात सुनकर ऋतिक उसके मजे लेते हुए बोला, वैसे वो इटालियन लड़की तुम्हें तो जरूर सेटिस्फाई करती होगी और तुम काफी एंजॉय भी करते होगे हर रात। उसकी बात सुनकर अथर्व उन सबको घूरने लगा। तो शिवम सबको शांत कराते हुए अथर्व से बोला, देखो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तुम दानिश से अपने उस होटल प्रोजेक्ट के लिए माफी मांग लो और वो तुम्हें माफ कर देगा। हालांकि माफ करने से पहले वो सबको सजा जरूर देता है जो तुम्हें पिछले 3 महीने से मिल रही है, और इतनी काफी भी है। अच्छा, तो मैं अब जाकर उसके पैरों में गिरूं? अथर्व चिढ़कर बोला, हाँ तो ठीक है, उसके पैरों में ना गिरो और सारी जिंदगी उस लीना के पैरों में गिरकर उसे सेटिस्फाई करो। सिंपल। ऋतिक ताना देते हुए बोला, जिसे सुनकर अथर्व बस गुस्से से उन्हें देखता रहा। दूसरी तरफ रियान और पाखी एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। हालांकि पाखी हैरान थी रियान को वहां देखकर, जिस वजह से वो हैरानी में बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बुलाया गया है तब आया हूँ, और तुम मुझसे दूर रहना। भूला नहीं हूँ मैं कुछ भी। रियान उसे तीखे तेवर दिखाते हुए बोला। रियान ने पाखी के बारे में पता कर लिया था और उसे ये पता चल चुका था कि वो दानिश की कजिन थी। रियान ये सुनकर पाखी को इग्नोर करके वहां से फिर अंतरा को ढूंढते हुए चला गया। वहीं पाखी रियान की अकड़ को देखकर खुद से बोली, वाह, बंदे में दम तो है। हाँ, वेल, अकड़ भी बहुत है, पर पाखी ओबरॉय उस अकड़ को तोड़ना भी जानती है। ये कहकर पाखी स्माइल करते हुए रियान को जाते हुए देखने लगी। उसे कहीं ना कहीं इस बात का एहसास था कि उसे रियान पसंद आने लगा था। पाखी फिर देविका जी को सामान देकर अंतरा से रियान के यहाँ होने के बारे में जानने के लिए उसे ढूंढने लगी। वहीं अंतरा इस समय दक्ष को बेडरूम में ठीक से सुलाकर और एक मेड को उसके पास छोड़कर नीचे आ रही थी। उसने जगराते के लिए कपड़े चेंज कर लिए थे और वो इस समय लाल कलर की सिल्क साड़ी में रेडी थी और बालों का बन बनाया हुआ था और हल्का सा टचअप किया था, जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी। अंतरा नीचे हॉल में आई तभी पाखी उसे बुला लेती है और अंतरा से रियान के बारे में पूछने को हुई कि तभी उसे पैलेस के बाहर कार रुकने की आवाज आई। अंतरा उस कार की आवाज से समझ गई कि दानिश ऑफिस से आ चुका था। अंतरा फिर पाखी से बोली, पाखी तुम थोड़ी देर रुको, मैं बस आती हूँ, ठीक है? पाखी हाँ में सर हिलाकर फिर श्रेया के पास चली गई और अंतरा वहीं खड़ी रहते हुए दानिश के आने का इंतजार करने लगी। तभी दानिश अंदर आया। उसके कोट और ऑफिस बैग को उसका पीए पकड़े हुए उसके पीछे अंदर आ रहा था।
दानिश की नजरें चारों तरफ गईं। वो हमेशा की तरह भावहीन था। दानिश अंदर हॉल में आया तो सामने खड़ी अंतरा पर उसकी नजरें गईं और वो अंतरा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसके पास आते हुए बोला, ओ, खुद के ऊपर इतनी डेकोरेशन किस लिए की है? दानिश की ऐसी बात सुनकर अंतरा की आंखें छोटी हो गईं और वो वहां से किचन में जाते हुए बोली, जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। पापा ने कहा है कि आप उन्हें नीचे ही दिखना। ये सुनाते हुए अंतरा किचन में चली गई। वहीं दानिश अंतरा के खुले बैग को घूरने लगा और उसकी आंखें सर्द हो गईं और वो अपने आसपास घूरने लगा जहां सब अपने अपने में बिजी थे। दानिश ने ये देखकर सीधे किचन की ओर अपने कदम बढ़ाए। तभी पीछे से रेयान तंज कसते हुए बोला, कहीं तो उसे अकेला छोड़ दो। प्यार करती है तुमसे तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको चैन की सांस न लेने दो। दानिश रेयान की आवाज सुनकर इमोशनलेस वे में उसकी तरफ मुड़ा और उसे वहां देखकर तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, हो, तो अब भिखारियों को भी पैलेस के अंदर इनवाइट किया जाने लगा। इतने काइंड कब से हो गए हम? दानिश को ऐसे मुंह पे इंसल्ट करता देखकर रेयान के शरीर में चिढ़ मच गई और वो आगे तिलमिलाते हुए कुछ कहता, पर तभी दानिश उसके पास जाकर धीरे से बोला, और जहाँ बात रही उसके चैन से सांस लेने की, तो 2 रातों से वो भी मैं उसे लेने नहीं दे रहा। दानिश ये कहकर एक इविल स्माइल करता है। रेयान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो बोला, दानिश, तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो। ओ या, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि तुम तो सिंगल हो और फिर तुम्हें कैसे फील होगा मेरे एंजॉयमेंट्स का। दानिश शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला और रेयान को डिस्गस्ट नजरों से देखते हुए वहां से सीधा किचन में चला गया। वहीं रेयान का चेहरा पूरी तरह गुस्से से लाल था। मैं तुम्हारा खून कर दूंगा एक दिन दानिश। बहुत घमंड है तुम्हारे अंदर। सारे घमंड को उतार दूंगा तुम्हारे। रेयान गुस्से से भरते हुए बोला और बिना किसी से मिले सीधे पेरिस से बाहर निकल गया। अब क्या करेगा रेयान? क्या होगा इनकी जिंदगी में? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो।